नमस्कार, विधायक का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, वहीं उनके कार्यकाल से पहले हल्के ने कितनी प्रगति की। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं नांगल चौधरी विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव। बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी विधानसभा से लगातार 2 बार से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव 2014 में अभय यादव ने इनेलो प्रत्याशी मंजू चौधरी को शिकस्त दी, तो वहीं विधानसभा चुनाव 2019 में इन्होंने जेजेपी प्रत्याशी चौधरी मूलाराम को बड़े अंतर से हराया। डॉक्टर अभय यादव सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किए जा चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमें यह रिपोर्ट देखनी होगी। पूर्व आईएएस डॉक्टर अभय सिंह यादव ने 2013 में आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और फिर राजनीति का रुख किया। 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और नांगल चौधरी से विधायक बने। लोगों में पकड़ और उनकी कार्यशैली को देखते हुए बीजेपी ने 2019 में उन्हें फिर से आजमाया। पार्टी के भरोसे को कायम रखते हुए उन्होंने फिर से जीत दर्ज की और नांगल चौधरी से लगातार दूसरी बार विधायक बने। 2014 में उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी इनेलो की मंजू चौधरी को 981 वोटों से हराया। वहीं 2019 में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी जेजेपी के चौधरी मूलाराम को 20,615 वोटों के अंतर से हराया। वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डॉक्टर अभय सिंह यादव सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज और लॉजिस्टिक हब जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सड़कों की हालत को भी सुधारने का काम किया गया। सीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों और पानी की किल्लत से 2-4 हो रहे लोगों के लिए भी काम करने के लिए वो प्रयासरत हैं। वहीं इलाके के विकास को लेकर नांगल चौधरी के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव के साथ। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव। पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो उनको सुनवाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद शमशेर जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि एक बार जो आपके लोगों की तरफ से, आपके इलाके के विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो जरा आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम बैरोमल नाइन डाणी चेमा से हूँ। हम विधायक जी के काम से बहुत ही संतुष्ट हैं। हमारे नांगल चौधरी हल्के में बहुत ही बढ़िया काम करवाया है। इसके साथ साथ हम एक छोटी सी समस्या बताना चाहते हैं। हमारे गांव नाइन और डाणी चेमा में नहरी पानी की एक भी बूंद पानी अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात, डाणी चेमा में जो सिटी लाइन चालू है उसमें सिर्फ एक ही डाणी में चालू है, बाकी डाणियाँ सिटी लाइन से वंचित हैं। हम डॉक्टर साहब के कार्यों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, पर मेरा एक सीधा सा सवाल है डॉक्टर साहब से कि हमारे यहाँ नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र स्टेडियम है, खेल स्टेडियम धोलेड़ा। वो स्टेडियम जो है बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है कि बच्चों की दौड़ने लायक उसमें जगह ही नहीं बचती। मेरा सीधा सीधा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि बस उस स्टेडियम में बच्चों के दौड़ने लायक ट्रैक कब तक बन जाएगी? विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया है जी व्यापारियों के लिए। शहर में विधायक जी के राज में बड़ी सुख शांति है। जो व्यापारी चाहते हैं कहाँ गुंडागिर्दी ऐसा कुछ नहीं हो, वो बिल्कुल सही चल रहा है। व्यापारी इनके काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक हब और इसके अलावा जो क्षेत्र की रोडों की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही बढ़िया और अत्यंत आरामदायक है, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। जैसे नांगल चौधरी का बाईपास हुआ। दूसरी बात ये कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनको विधायक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया गया है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, ग्राम बेरुंडला, विधानसभा नांगल चौधरी पड़ती है मेरी। विधायक साहब से एक सवाल है कि साहब ये आप जोड़ देख रहे हो पीछे, इस जोड़ के अंदर पानी नहीं आज तक। विधायक साहब 5 साल पिछली योजना में रह चुके और 2-2.5 साल अब हो गए।
लेकिन इस जोड़ में पानी नहीं आया अब तक। सर मेरा नाम महेंद्र है, गांव मेरा दोलेड़ा है। हमारे नारनौल और नांगल चौधरी के बीच में हमारे गांव पड़ता है दोलेड़ा। इस रोड की कंडीशन 4 साल से इतनी ख़राब हो रखी है, हद से ज़्यादा। जो ये वाहन चलते हैं, ट्रक चलते हैं, डंपर चलते हैं, रोडी वाले, इनसे हमारा रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। और इस मामले में हम विधायक साहब से बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन विधायक साहब ने आज तक ये हमें सही जवाब ये नहीं दे पाए रोड कब तक बन पाएगा। एक बस स्टैंड की बहुत पुरानी मांग थी, उसको भी पूरा किया है, बस स्टैंड का काम चल रहा है। और दूसरा जो सभी के लिए उपयोगी है, एक फायर स्टेशन, जिसकी किसी ने डिमांड नहीं रखी, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे उसको पास भी कराया और उसका काम भी चल रहा है। नांगल चौधरी में पहले जो गंदा पानी था वो नालियों में घूमता था, सड़कों पे भरा होता था। पहली बार नगर पालिका बनी और फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट सीवर लाइन का जो नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह ने करवाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हर एक सड़क, हर एक गली बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पक्की करवाई है। रामनिवास गाँव दोलेड़ा बढ़िया है, अच्छा काम किया है इन्होंने, सारा काम बढ़िया है। नहरों में पानी आया है, रोड राड बनवाए इसने। पर हमारे पास में हमारे गांव के यानी कि जो मोहल्ला है, खातियों का जो मेन गली है, यहाँ से ग्वाला मोड़ से आगे चल करके थोड़ा आगे है जो पानी भरा हुआ है, और विधायक ने देखा भी है। तो आपने सुना, ये नांगल चौधरी के स्थानीय निवासी हैं, आसपास के गांव के लोग हैं जो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव आते हैं। उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें कुछ में ये कहा गया है कि कुछ शिकायतें हैं, विधायक से सवाल हैं, वो हम उसका जवाब चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कामकाज किए हैं। तो मिला जुला कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा विधायक का क्या कहना है, हल्के के विधायक का, इसको जानने समझने के लिए विकास का रोड मैप क्या है आने वाले 2-3 सालों में, और इससे पहले के कामकाज कैसे, इन तमाम सवालों के जवाब भी हम लेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपने सब लोगों को सुना, बहुत से लोगों का ये कहना था कि विधायक साहब ने काम अच्छा किया है, इलाके में व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, सेवर को लेकर जो दिक्कत थी उसको दूर करने की कोशिश की है, पानी की निकासी को लेकर समस्या थी, पानी पीने के पानी को लेकर परेशानी थी, उसको दूर करने का प्रयास किया अपने कार्यकाल में। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं, कुछ शिकायतें भी हैं। एक तो स्टेडियम में पानी खड़ा हो जाता है, एक ढाणी चीमा में पानी की दिक्कत थी, आपने सुना होगा। और इसके अलावा जोहड़ में पानी नहीं है, बैरुंडला गांव में, दोलेड़ा में रोड की खराबी है, ये जो वाहन वहां से गुजरते हैं, बड़े वाहन, वो परेशानी का कारण है। तो पहले इनके सवालों का जवाब आप क्या देंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शमशेर जी, मैं ये 3 गाँव में नेगेटिव जो बातें उन्होंने जो उनको शिकायतें 3 गांवों से बताई, मैं तीनों का आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जी बिल्कुल। जहां तक बेरंडोला के जोहड़ की बात है, ये जोहड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आई हुई है, डीआई पाइप से जोड़ जुड़ना है जी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकली अभी प्रोसीजरल दिक्कतें रह रही है। वो जोड़ हम जुड़वाएंगे और उस जोड़ का मंजूर हो हुआ है लाइन इसमें डीआई पाइप से, क्योंकि ऊंचाई पे है जोड़, तो ढलान से पानी, नेचुरल फ्लो से पानी नहीं जा सकता। तो इसको पंप लगा के नहर के ऊपर डीआई पाइप के थ्रू भरवाने की हमारी योजना है। और लगभग 25-30 गांवों को डीआई पाइप से इसी तरह के जो एडवर्स ग्रेडियंट पे थे उनको जुड़वाया जा चुका है। 2-3 गांव बच रहे हैं, बेरुंडला बचा हुआ है और आंतरी, बिहारीपुर, मौसमपुर, 3 गांव ये बचे हुए हैं। तो इन गांवों का मेरे ध्यान में है और मैं उनके पीछे लगा हुआ हूं, ये भरवाएंगे। जी बिल्कुल। तीसरी बात, जहां तक दोलेड़ा के रोड की खराब हालत की बात है, ये शमशेर जी, दोलेड़ा रोड क्रेशर, दोलेड़ा में क्रेशर जोन है, माइनिंग एरिया भी यहाँ है, क्रेशर जोन भी यहाँ है। ये रोड पीछे इसको चौड़ा भी करवाया था, इसको 10 मीटर चौड़ा रोड, और इसकी अभी कुछ जगह पे मैंने देखा है टूटा हुआ है, तो उसको अभी वो डिफेक्ट लायबिलिटीज में है, ठेकेदार को मैंने एक्शन को कहा है, रिपेयर जल्दी करवा रहे हैं उसकी। और दोलेड़ा गांव में एक साथ इन्होंने शायद जिक्र नहीं किया, मैंने दोलेड़ा का बाईपास भी बनवाया। पहले ये दोलेड़ा गांव की फिरनी में से भारी वाहन जाते थे और मैंने इस गांव का बाईपास भी बनाया। इसमें लगभग 90% गांव की जो प्रॉब्लम थी, गांव के अंदर से व्हीकल जाते थे, वो सोल्व हो गई है। तीसरी, ढाणी चीमा की जो पानी की दिक्कत है, ढाणी चीमा में डीआई पाइप, इस पे एक लाइन अभी मैंने ढाणियों से आगे एक लालेड़ा जोड़ है, उस जोड़ को जुड़वाया है मैंने, जोड़ को जुड़वाया है और वो जोड़ का उसका काम लाइन पे शुरू हो चुका है। खेत खाली हो जाएंगे तो वो जोड़ को उसमें कनेक्ट करवा देंगे। उस कनेक्ट करवाने के बाद में मेरे ख्याल से कुओं में पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा और सिंचाई भी कुछ
हिस्से में हो सकेगी, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पे पहाड़ के पास गांव है, तो जमीन में नहर का नेचुरल फ्लो से पानी नहीं जाता। तो ये सभी बातें जो इन्होंने बताई ये मेरे ध्यान में मैं लगा हुआ हूँ। जहाँ तक धोलेड़ा की गली की बात, मेरे हल्के के किसी भी गांव में कच्ची गली शायद ही कोई होगी, और जो है बची हुई है वो ये है आपस में जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है जिनमें। तो ये जो गली मेरे ध्यान में, इनमें दोनों आमने सामने के घर हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, इस वजह से नहीं हो पा रही। और इसका मैं करवाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ बातचीत करके दोनों पक्षों को बैठा के कोई समाधान निकले। बिल्कुल, बीच का कोई रास्ता निकले। और जो लोगों ने शिकायत की है, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये सारी चीज़ें जिन जिन लोगों की तरफ से हमारे सामने सुझाव आए, हमने आप तक पहुँचाए और आपने उनको ख़त्म करने का, दूर करने का भरोसा दिया है। डॉक्टर साहब, एक हमने बात की क्रशर जोन की, सड़कें ख़राब होने को लेकर। तो ये जो क्रशर जोन है हमारा, सड़कें लगातार ख़राब रहती, इनके लिए क्या हमारे पास कोई विकल्प है कि गाँव के रास्तों से लोग ना गुजरें, क्योंकि छोटी सड़कें होती हैं, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और बाईपास जो निज़ामपुर से कोटपुतली वाला जो रास्ता है, उसको लेकर अगर हम बात करना चाहें तो क्या ये विकल्प हो सकता है? क्योंकि जो गांव के लोग हैं वहां से अगर बड़े वाहन नहीं गुजरेंगे तो बहुत आसानी होगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाएगी। नहीं, ये ठीक है शमशेर जी, लेकिन ये दरअसल जो कोटपुतली की आप जो नांगल चौधरी से निजामपुर वाली बात कह रहे हैं, रोड की बात कह रहे हैं आप, वो 4 लेन अभी पीछे पिछली टेन्योर में उसको भी मैंने 4 लेन करवाया इस रोड को, और बड़ा अच्छा रोड बनाया है। लेकिन क्रशर जोन जो है नारनौल और इसके उस निजामपुर वाले रोड के बीच में है, तो जो इधर रेवाड़ी दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक है उसको तो अल्टीमेटली इधर से आना पड़ेगा। तो उसमें ये रोड, इस रोड को काफी पीछे मजबूत बनाया था। मैंने एक अपना सुझाव दिया था विधायक दल की मीटिंग में भी, मैंने अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कहा था कि जो क्रशर जोन और जो माइनिंग एरिया है उसके रोडों की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी अलग, ताकि वो कुछ लंबे समय तक चल सके, ज्यादा मोटाई के रोड बनाए। क्योंकि जो आपका जो एरिया है ये पूरा क्रशर जोन इलाका है, यहाँ पर बड़े वाहन चलते हैं, तो इनके लिए जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो इतनी मजबूत हों ताकि टूटे ना बार बार, ऐसा हो सकता है। एक चीज़ जो आपके एरिया में, पहले तो उन पर चर्चा हम करना चाहेंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँ 7 साल आपका जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में आपने जो पहले की सरकारों में कामकाज जो हुआ वो आपने कैसा देखा, और जब आप यहां से विधायक बने 2014 में और उसके बाद अब तक कितने बदलाव आप इसमें देखते हैं? क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं जो इन लोगों की डिमांड थी? देखिए शमशेर जी, पहले की सरकारों की जहां तक कामकाज की बात है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मेरे विचार में जो भी जनप्रतिनिधि होता है अपने स्तर पर जो बढ़िया होता है वो करने की कोशिश करता है, और पहले वालों ने भी अच्छा काम किया होगा, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कहता। लेकिन मेरी जहां तक बात है, मेरा मेन जो फोकस रहा है पिछले 7 साल में, मैं यहाँ का आधारभूत ढांचा जो है उसको मजबूत करने में मैंने ज्यादा ध्यान दिया है जी। और ये जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क आप इतना लंबा चौड़ा महेंद्र जिले में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत मैंने जो हमारे सेक्रेटरी सरफेस ट्रांसपोर्ट थे उस टाइम, मिस्टर YS मलिक, युद्धवीर सिंह मलिक, जो हमारे हरियाणा काडर के 83 बैच के IAS अफसर थे, उनसे मेरी आत्मीयता रही है जी। तो मैं उनके पास गया था। ये जो लॉजिस्टिक हब जब बना हमारा, तो लॉजिस्टिक हब की कनेक्टिविटी के लिए रोड नेटवर्क अच्छा चाहिए था। मैंने सारी बातें विस्तार से उनके सामने रखी, डिटेल तो कभी मिलोगे से बताऊंगा। तो उन्होंने जो भारतमाला स्कीम है हमारे जिले को उसमें अंदर कवर कर लिया था, और अब हमारे जिले में से 3 नेशनल हाईवे जा रहे हैं, और 6 लेन का नेशनल हाईवे भी जो चंडीगढ़ जो ग्रीनफील्ड उन्होंने बनाया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो भी हमारे जिले के बीच जा रहा है। तो रोड नेटवर्क बहुत बढ़िया हो गया। इसके बाद में जहां तक पानी की बात थी, तो हमारे यहाँ लिफ्ट इरिगेशन से पानी आता है, नेचुरल फ्लो से पानी नहीं आता। आप जब देखोगे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हिमालय से निकलने वाली नदियों का पानी आता है, तो रोहतक से आगे सालावास तक तो उत्तर से दक्षिण का ये ढाल है। उसके बाद में अरावली की चढ़ाई शुरू हो जाती है, और सालावास से आगे जाके ये उत्तर से दक्षिण की तरफ चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो हमारा एरिया जो है एडवर्स ढाल पे है, तो इसलिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत यहाँ 78-9 में चौधरी बंसीलाल जी ने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यहाँ इस इलाके में बनवाई थी। तो ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है 1978-79 के बाद में 2014-15 तक वही पंप काम कर रहे थे जो पुराने लगे हुए थे।
लगभग 38 साल पुराने पंप हो गए थे। तो हमारी सरकार बनते ही 2014 के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मैं बड़ा आभारी हूं उनका कि 143 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनवाया और इससे सारे पंप हाउसेस जो है ना, इनमें मोटर सारी बदल दी गई, सारी लिफ्ट इरिगेशन का ओवरहालिंग हुई, ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसकी भी ओवरहालिंग हुई। और अब हमारे यहाँ जो लिफ्ट में जो पानी हमारे हिस्से का आता है, पूरा पानी उठ के आता है। दो बात ये हुई। तीसरी, मेडिकल कॉलेज के बारे में, यहाँ क्योंकि जयपुर हमारे पेशेंट्स मोस्टली जाते थे, इलाके की बड़ी दिक्कत है और जो सीरियस पेशेंट होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, वो जयपुर का हमारे यहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो बीच में ही काफी गंभीर परिणाम होते थे कई बार। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी मंजूर कर दी हमारी। और इसके साथ ही हमारा ये लॉजिस्टिक हब, जब बावल में लैंड का डिस्प्यूट हुआ तो लॉजिस्टिक हब हमारे यहाँ, मैंने ऑफर किया था मुख्यमंत्री जी को कि हम जमीन दिलवाएंगे, तो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब भी बनने जा रहा है। इसका जो रोड, बिजली, पानी, इस पे काम शुरू हो गया। ढांचा अब इतना मजबूत हो गया कि हमारा इलाका अब इस मामले में कहीं भी हरियाणा के किसी भी जिले से पीछे नहीं है, जबकि हमारे ऊपर पिछड़ेपन का दाग रहता था। आपने रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर बात की और पानी की जो दिक्कत इस इलाके में रही है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का, बहुत ठीक करने की कोशिश आपने की। अब जो इस इलाके में हम रोजगार को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो कामकाज, रोजगार एक बहुत बड़ा मसला होता है। आर्मी में इस एरिया से, महेंद्रगढ़, नारनौल से बहुत से लोग हैं जो, मैं अगर कहूं कि अनुमान अगर लगाया, अनुपात देखें तो हर घर से एक जो है व्यक्ति भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। ये मैं अगर सही हूं तो आप दुरुस्त करना, इसको अगर गलत हो तो दुरुस्त करना। लेकिन इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कामकाज को लेकर बात करेंगे। एजुकेशन का ये इलाका हब है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रोजगार को लेकर, जैसे आपने कहा, रोड ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो गया है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा था तो वहां से एक रिपोर्ट आई कि हमें कोटपुतली से सब्जी लानी पड़ती है। मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को वहां से सब्जी लाकर अपनी मंडी में, नांगल चौधरी की मंडी में बेचते हैं, स्थानीय आसपास के लोग लेकर जाते हैं। परंपरागत खेती का विकल्प जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी, जमीन का पानी कम हो गया है। इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा, खेती बाड़ी के लिए प्रसिद्ध इलाका है, दूध यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित होता है। तो सरकारी नौकरियां कितनी हैं ये हम जानते हैं, पर यह चीज क्या तैयार की जा सकती है? खेतीबाड़ी, वेयरहाउस, दूध का बड़ा प्लांट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेकर बात कर सकते हैं क्या इस इलाके में? क्योंकि हिसार के नजदीक, हिसार से पहले हमारे पास यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है नहीं, जबकि भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल ये वो इलाका है जो खेतीबाड़ी करके अपना पेट पालता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, खिलाता है, और फिर वही लोग जो है सेना में सेवा देते, भर्ती होते हैं। जी देखिए शमशेर जी, ये ठीक कह रहे हैं आप कि रोजगार के साधन हमारे इस जिले में कम हैं। तो इसके बारे में 2-3 बातें मैं सोच रहा हूँ जिस पे हमारी सरकार काम कर रही है। जी। पहला तो ये जो लॉजिस्टिक हब बनेगा, इसमें मतलब मेरा अपना अंदाजा है कि डिफरेंट तरह के काम पैदा होंगे। यहाँ नॉर्थ इंडिया का सारा जो गुड्स हैं बॉम्बे जाने वाले, ये सारे यही हैंडलिंग होनी है। फर्स्ट है दिल्ली के बाद में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। तो जब यहाँ ये शुरू होगा तो ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस बढ़ेगा, उसके साथ साथ दूसरी दूध का और दूसरे जो एंसिलरी जो धंधे हैं वो बढ़ेंगे। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रिच हो गया है, हमारा जिला एजुकेशन के हिसाब से अब एजुकेशन का हब बन चुका है। आप अगर पिछले 4-5 साल के रिजल्ट्स आप निकाल के देखें तो हमारे जिले में IIT और IIM में हर साल एवरेज 35-40 बच्चे हर साल जा रहे हैं। तो शिक्षा का बड़ा अच्छा स्तर है। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 3 तरह की लेबर यहाँ है। तो मैं प्रयासरत हूँ, हमारे सारे दूसरे मेरे साथी विधायकगण हैं, ये भी प्रयासरत हैं कि अब समय आ गया कि हमारे यहाँ कोई एक बड़ी मदर यूनिट इंडस्ट्री की लगाई जाए, ताकि ये इस जिले में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो। और दूसरी, जहां तक दूध, सब्जी और पानी की जहां तक बात है, वो अब हम इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि नारनौल के सीवरेज का जो ट्रीटेड पानी है, 3 प्लांट्स हैं सीवरेज के, इनकी यूटिलाइजेशन के लिए हमने प्लान बनाई है और लगभग 31 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर गवर्नमेंट से करवाया है। इस पानी को भी हम जहां पानी की कमी है वहां ले जाएंगे और
मेरा ये जोर रहेगा कि जो, क्योंकि ये जो पानी रेगुलरली मिलेगा विदाउट एनी ब्रेक डेली, तो इस पे सब्जियों का उत्पादन भी हम करेंगे। और जहां तक कोटपुतली से सब्जियां लाने की बात है, कोटपुतली हमारे बिल्कुल नजदीक है, तो इसलिए वहां थोड़ी सी, ये नहीं कि नारनौल में सब्जियां अवेलेबल नहीं है, पर वहां सब्जियों के रेट्स वगैरह में फर्क होगा, तो इसलिए वहां से नांगल चौधरी से वैसे भी कोटपुतली भी उतनी ही दूर है जितनी नारनौल है, इसलिए नांगल चौधरी के लोग कोटपुतली से सब्जियां लाते हैं। यानी इन चीज़ों पर आने वाले वक्त में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, कामकाज यहीं पर मिलेगा। ये आप लोगों, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलवा रहे हैं। एक और अहम बात जो इस इलाके में फौजी भाइयों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आर्मी का इलाका है, गढ़ है। CSD कैंटीन को लेकर एक शिकायत आई, वहाँ लोगों को नारनौल जाना पड़ता है। नांगल चौधरी में क्या इसकी स्थापना हो सकती है? ये डिमांड है लोगों की। देखिए शमशेर जी, नांगल चौधरी में अभी जो पैरामिलिट्री की कैंटीन तो एक पिछले साल शुरू की थी, जो पिछले 2 साल पहले शायद शुरू हुई है पैरामिलिट्री की। तो दूसरी बात यह है कि नांगल चौधरी अभी भी तहसील हेडक्वार्टर है, और मेरा प्रयास है, और वो मामला विचाराधीन भी है, नांगल चौधरी को सब डिवीजन डिक्लेयर करवाने का मेरा प्रयास है लगातार, कि सब डिवीजन डिक्लेयर हो जाए तो सब डिवीजन लेवल की फैसिलिटीज फिर यहाँ शुरू हो जाएंगी। वैसे भी डिस्टेंस वाइज भी हमारा नांगल चौधरी का जो आखिरी गांव है वो नारनौल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि अब वहाँ सारी चीजें उपलब्ध हो गई, तो वहां से ये अपना सब डिवीजन भी उसको अपग्रेड कर दिया जाए। उसके बाद में इस तरह की फैसिलिटीज की भी कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे, रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसकी बात करेंगे। अस्पताल को थोड़ा सा और अत्याधुनिक करने की जरूरत है, मशीनों को लेकर अस्पताल का मैंने इसका CHC की नई बिल्डिंग बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है। उम्मीद है 2-4 महीने में मंजूरी करवा लेंगे। तो इसकी नई बिल्डिंग बनाने के बाद में लेटेस्ट जो अपनी फैसिलिटीज हैं उनके साथ बनाएंगे सारा, और मेरा ध्यान है उसकी तरफ। डॉक्टर साहब, राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, बॉर्डर लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी बॉर्डर की बात आती है तो अवैध कारोबार, स्मगलिंग, ऐसी शिकायतें आती हैं। स्मगलिंग को लेकर, अवैध शराब के कारोबार को लेकर यहाँ से भी शिकायतें आती हैं। और युवा जिसको इस वक्त अपनी एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग जो है गलत काम में संलिप्त हैं और वो अपनी एनर्जी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस पर कितना कड़ा संज्ञान आप ले रहे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अवैध जो बजरी का खनन है, मैं 2-3 गांवों का नाम लूंगा, नागल पीपा, नागल कालिया, बिहारीपुर, यहाँ से भी शिकायतें आती हैं। इसको भी ठीक करने की जरूरत नजर आती है, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। ऐसा है शमशेर जी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बॉर्डर भी हमारे बहुत लंबा बॉर्डर लगता है। राजस्थान के 4 जिले हमारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टच करते हैं। इधर अलवर है, जो अपना सीकर डिस्ट्रिक्ट है उसका भी हिस्सा टच करता है। इधर जयपुर रूरल है वो भी टच करता है। इधर झुंझुनू है वो भी टच करता है जी। तो ये ठीक है कि राजस्थान की, और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि राजस्थान के जो बॉर्डर को कनेक्टिंग लगभग 15 रोड मैंने अभी मेटल रोड बनवाए हैं पिछले टेन्योर में। और बच्चों की जहां तक बात है, मेरे को इस बात का ध्यान है, और आप जब कभी आके इलाके में पूछोगे तो मैं ये तो नहीं कहता सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन कंपेरेटिवली पिछले 7 साल में जो कानून व्यवस्था है उस पर हमने काफी ध्यान दिया है। और यूं तो अब ये जो जिस तरह का क्राइम का लेवल डिफरेंट फील्ड में बढ़ रहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि हमने क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन क्राइम पे कंट्रोल है। और हमें इस बात पे मेरा विशेष ध्यान रहता है कि क्राइम को ना बढ़ने दिया जाए इलाके में। बिल्कुल, बहुत अहम है। जहां तक बजरी वगैरह की खानों की बात है, वो मैं लगातार माइनिंग डिपार्टमेंट पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मेरी तरफ से हमेशा ये मैं लगातार दबाव बनाता रहता हूँ कि भाई इसको बंद करो। करते भी, रेड भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन बात यह है कि स्टोर के कोई ताला नहीं होता, कभी न कभी ले जाते होंगे। मैं उसके बारे में ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण हमारे हैं, गांव के सरपंच हैं, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं इसको लेकर। एक चीज और अहम बात मैं पूछूंगा आपसे कि आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपने काम किया है, और कोई भी इस प्रकार का जो आंदोलन होता है या कोई ऐसे हालात प्रदेश में बनते हैं, किसान आंदोलन, इसको लेकर आपने विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी चर्चा की,
लेकिन ये जो किसान आंदोलन है, इसको लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे। और अगर ये आंदोलन लगातार चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? आप लोगों की जो भूमिका होती है किसी भी आंदोलन में, किसी भी ऐसे कोई भी संगठन प्रदर्शन करता है तो सब आपको हैंडल करना पड़ता है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस अव्यवस्था को? और ये आंदोलन जो इस वक्त है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए जी, आंदोलन का तो समाधान दोनों पक्षों में आपस में बैठ के बातचीत से होता है, और बातचीत पर दोनों ही पक्षों को लचीला रवैया अपनाना होता है। तो इस आंदोलन का रास्ता भी अंततोगत्वा बातचीत से ही हल होना है। और ये बातचीत के लिए दोनों पक्ष कब तैयार होते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो आप मीडिया में भी देखते रहते हैं, सरकार की तरफ से तो कहते रहते हैं कि भी बातचीत करें, आए, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जिद किसानों की तरफ से भी है कि ये कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लो, इनमें जो जो कमियां हैं, मैं विधानसभा में मैंने यही बात कही थी कि जो किसान विरोधी प्रोविजन लगते हैं वो बताएं और उनके ऊपर सरकार से बात करें। सरकार को हम भी सरकार से सिफारिश यही करेंगे कि जो किसान विरोधी अगर कोई बात है इसमें, किसान जो बताते हैं उस पर विचार करके सकारात्मक और उसका समाधान निकालें। अब तक जो लेकिन बातचीत हुई है दोनों वो कैसा जिद पे देखते अड़े हैं? रहना कि भी कानून को वापस लो, इससे शायद कुछ ज्यादा ये लंबा चल रहा है। ये जो टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, उससे रास्ता निकल सकता है क्या? और कितने, हालांकि इसमें कोई प्रामाणिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिशें की जानी चाहिए। अगर किसान अपने जिद पर अड़े हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो सरकार को क्या थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, सरकार तो मेरी जहां तक सोच है, समझ है, सरकार कभी भी अपने किसानों को नाराज कोई भी सरकार नहीं करना चाहेगी। देखिए, हम प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं। प्रजातंत्र में एक मेजोरिटी जो है, जो वोट बैंक है, उसको कोई भी सरकार अपने खिलाफ नहीं करना चाहेगी। तो सरकार तो जो ही सरकार को लगेगा कि जिस ये समाधान की स्टेज आ गई है तो सरकार उसका समाधान करेगी। सरकार को इस बात में कोई गुरेज नहीं है बातचीत करने में, इसकी खुल के बातचीत करें। और मैं तो कहता हूं बातचीत कभी भी जब होती है तो शर्तों के साथ नहीं होती, बातचीत बैठ के करें और उसमें से जो बातचीत में जो समाधान निकले उससे अंत में समाधान तो बातचीत से निकालना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, छोटा सा और आखिरी सवाल, छोटा सा उत्तर उसका मैं चाहूँगा। 7 साल आपको हो चुके हैं अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए, आने वाले 3 साल और हैं आपके इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से, बाकी उसके बाद फिर चुनाव होगा। इन 3 सालों में आपके सामने प्लानिंग क्या है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी बात जो आने वाले 3 साल में आप चाहते हैं कि इस इलाके को मैं देना चाहता हूं, उसके बाद फिर अगले विधानसभा में आप जाना चाहेंगे? देखिए शमशेर जी, जहां तक अगले विधानसभा में जाने की बात है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात अपने क्षेत्र के आपके सारे जो आपके श्रोता सुन रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी इस दबाव में कोई काम नहीं करता कि मुझे आगे दोबारा वोट लेने हैं। मेरे दिल में एक भावना होती है कि मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने एक मौका दिया है, मेरे पर विश्वास किया है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की भलाई के लिए जितना भी कर पाऊं मैं करूं। जी, मैंने पिछली बार तो मेरे को सिर्फ 981 वोटों से जिताया था, और वो मेरे ऊपर एक एहसान बोध था कि एक नए आदमी को, मैं इन नांगल चौधरी हलके के 2/3 गांवों का रास्ता नहीं जानता था शमशेर जी, ईमानदारी से बताऊं आपको। और मैं आया और चुनाव से ठीक 1 महीने पहले आया मैं, और इन लोगों ने मुझे एमएलए बना दिया। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक एहसान था इनका, और मैंने पूरे दिल से काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 21 गुना ज्यादा मार्जिन से इन्होंने मेरे को दूसरे चुनाव में जिताया। उसी परिवार से, जिस परिवार ने पिछली बार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, पिछली बार उनकी धर्मपत्नी ने लड़ा था, इस बार वो मोलाराम जी ने लड़ा है। तो मेरा विश्वास है कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊंगा। और मैंने योजनाओं की जहां तक बात है, मैं पानी की स्थिति में भी काफी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्दर ये दोनों नदियां, कृष्णावती और दोहान नदी, दोनों नदियों की रिचार्जिंग, पूरे महेंद्र जिले की व्यवस्था अपग्रेड हुई पानी की। आप कभी आके देखना, हमारी कृष्णावती दोहान नदी का 80% हिस्सा हमने नहर से जुड़वा रखा है। जी। 2015 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिपोर्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें मैंने सुझाव दिया था कि यमुना का फालतू पानी जो
हमें बारिश के टाइम में मिल सकता है, उसको मैक्सिमम उठा के और महेंद्रगढ़ की नदियों में डाल दिया जाए। और वो बड़ा कामयाब रहा है, नदियां जोड़ दी गई हैं और जहां 2-2 फव्वारे चलते थे वहां अब 15-15, 16-16 फव्वारे कई गांवों में चलते हैं। ये धरती पे देखने की बात है। आप आके अपने किसी साथी को भेजिए, वो जाके आपको बताएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, क्षेत्र के जल व्यवस्था में फर्दर और विकास करेंगे। मैं आज सुबह 2 घंटे नदी में, जहां नदी की खुदाई चल रही है उसको रिचार्जिंग के लिए 2 घंटे उसमें पैदल चल के आया हूं। मैं रात को 1 बजे चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचा था, मैं लेट चला वहां से, और सुबह मैं 2 घंटे वहां चल के देख के आया हूँ। तो मैं लगा हुआ हूँ, मेरी कोशिश है कि इंडस्ट्री भी कोई यहाँ आए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री हमारे को डोर स्टेप पे, ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे जिले के बीच में जा रहा है, इसी पे ये लॉजिस्टिक बन रहा है। तो इसमें इंडस्ट्री का स्कोप बहुत है हमारे यहाँ। नेशनल कैपिटल से हम सिर्फ 135-40 किलोमीटर की दूरी पे हैं। नेशनल हाईवे से अब वेल कनेक्टिविटी हो गई हमारे पास। पीसफुल, हमारा जो यहाँ का आदमी है वो कभी एजिटेशन में विश्वास नहीं करता, बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़ी अच्छी उनकी मेहनती लोग हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड दोनों यहाँ हमारे लेबर अवेलेबल है। तो मैं तो अब माननीय भूपेंद्र यादव जी आए थे आशीर्वाद यात्रा पे, उनको भी मैंने कहा था, मैंने कहा जी हमारे 3 काम करवा दो, ये रेणुका किसाऊ डैम जो यमुना के हाई रिचिज्म बनने हैं उनको जल्दी पूरा करवा दो, ताकि इलाके में पेरिनियल सप्लाई शुरू हो जाए। और हमारे एक रेलवे लाइन की सर्वे यहाँ हो रही है, जो कोसली से, इसे झज्जर से कोसली, कनीना, नारनौल और राजस्थान के बहरोड, खैरथल, अलवर को जोड़ रही है। मैंने कहा उसकी पूर्ति करवा दो, और एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ कोई मदर यूनिट बड़ी लगवा दो जी, ताकि इस एरिया का कल्याण हो। बिल्कुल। और मैं आपको अंत में एक बात कहता हूँ शमशेर जी की राजनीति को लोगों ने बदनाम कर रखा है। अगर ईमानदारी से दिल से काम करे राजनीति में, तो इससे पुण्य का कोई काम नहीं है, और इतनी अपॉर्चुनिटी किसी क्षेत्र में नहीं मिली है। मैं चाहे तो वो 35 साल प्रशासनिक अधिकारी हों या जो काम करना चाहते हो, जैसे आप इस क्षेत्र में आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने इलाके के विकास को लेकर आप जैसे बात कर रहे हैं, वो उम्मीद उन लोगों को बन सकती है, क्योंकि राजनीति में योग्य आदमियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि राजनीति इतना आसान काम नहीं है, फिर भी उसमें योग्यता का भी बड़ा पैमाना होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अभय सिंह यादव, नांगल चौधरी से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी बार विधायक बने हैं। उनका यह कहना था कि मैंने जो पिछली बार जीत दर्ज की थी उससे बेहतर अच्छे मार्जिन से, हालांकि वो तय है, उन्होंने जीत दर्ज की है, और ये कहा है कि मैं लोगों के बीच में रहा हूं, लोगों के बीच में रहते हुए मैंने विकास के कामकाज किए, तो मुझे लोगों ने अपने सराखों पर, पलकों पर बिठाया है। लेकिन उनको ये भी कहना था कि राजनीति में अच्छे लोग आए, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग होते नहीं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से काम करें तो राजनीति की छवि को जो एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम दाग के नज़र से देखते हैं, वो दाग धुल सकते हैं। ये भी उन्होंने वायदे किए हैं कि मेरे इलाके में ट्रांसपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो गई, लेकिन एक आध इंडस्ट्री वहाँ पर आ जाए, पानी की जो किल्लत है वो यहाँ से दूर हो जाए, तो ये जो इलाका है ये और बेहतर प्रगति उन्नति कर सकता है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी संभावनाएं हैं। दिल्ली से दूरी नहीं है, राजस्थान से दूरी नहीं है, और रोड जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हो गई है। तो यहाँ पर अगर कुछ इंडस्ट्री लग जाए तो वो विकास के लिए और ज़्यादा बड़े आयाम स्थापित कर सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।